नमस्कार, अंशुमान त्रिपाठी। मैं इस समय बेबाक बहस में आपके साथ हूं। आज बेबाक बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन कोऑपरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत और आतंकवाद को साझा घोषणा पत्र में जगह दिलाने की उनकी कामयाबी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि आतंकवाद को लेकर ये जो विदेश नीति में बदलाव हैं और जो कुछ भी प्रयास नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में हो रहे हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल देश की राजनीति में अभूतपूर्व कामयाबी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 दिन की बैठक में शिरकत की। समझा जा रहा है कि पीएम मोदी की वजह से ही साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को मुद्दे को शामिल करवाया गया और उनकी प्रमुख भूमिका रही। वहीं बहुत से लोगों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत न करने को भी विदेश नीति की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात नहीं हो पाई। पीएम ने चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को साफ बताया कि पाकिस्तान बातचीत लायक माहौल बनाने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बहरहाल आशा की जा रही कि नए विदेश मंत्री एस जयशंकर को मंत्रिमंडल में शामिल कर पीएम मोदी ने विदेश नीति को लेकर अपनी गंभीरता को स्पष्ट कर दिया। लेकिन तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत क्या दुनिया के अगुआ देशों की कतार में शुमार हो पाएगा? चीन और अमेरिका को साथ साथ साधने के साथ आतंकवाद पर पाकिस्तान को कितना अलग थलग कर पाएगा? पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंक और व्यापार के युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति से उम्मीदें और अपेक्षाओं पर ही है आज हमारी बेबाक बहस। बिश्केक में 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद के मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में इशारों में खरी खरी सुना दी है। वहीं इमरान खान ने मोदी से मुलाकात नहीं होने पर अपनी भड़ास भी निकाली है। देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी ने इमरान खान को फिर दिया झटका। आतंक के मुद्दे पर फिर पाकिस्तान को घेरा। बिश्केक के मंच पर न तो इमरान से हाथ मिलाया और न ही दोनों नेताओं की मिली एक दूसरे से नजर। जी हाँ, ये शंघाई सहयोग संगठन का मंच है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया, आतंकवाद के मुद्दे पर पहले तो सदस्य देशों को सहयोग करने की अपील की और फिर 2 टूक शब्दों में कहा, जो देश आतंकवाद को समर्थन, प्रोत्साहन और आर्थिक मदद देते हैं, उस देश को दुनिया की आतंकी वारदातों का जिम्मेदार बताए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही एससीओ के सदस्यों को आतंकवाद के सफाई के लिए एक साथ आकर काम करने का भी आह्वान किया। पाकिस्तान का नाम इसलिए आया कि मोदी जी काफ़ी देशों में जब जाते हैं और अपने चुनाव कैंपेन में भी बहुत कुछ कहा था ये टेररिज्म के बारे, और ख़ास पाकिस्तान का भी नाम, उसमें पाकिस्तान की चर्चा भी हुई थी। तो उन्होंने चाहे चीन से अपील किया होगा कि इस तरह पाबंदी लगा दीजिए। अगर हम ये मान गए तो इंटरनेशनल एसोसिएशन में, खास करके जहाँ चीन उपस्थित हो, उनका कहना दोस्त, वो नहीं उठाएंगे, लेकिन तो हम भी नहीं उठाएंगे उसी शर्त पर। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के मंच से दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी अपील की। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करने को लेकर तरसते रह गए। गौरतलब है, बिश्केक सम्मेलन से पहले ही इमरान खान ने मोदी को 2 पत्र लिखकर अपने दिल की बात पहुंचाई थी और हर बार भारत की तरफ से यही कहा गया था, आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। बिश्केक के मंच पर मोदी ने इमरान को दिखाई औकात। मोदी से वार्ता को तड़पते रह गए इमरान खान। एक मंच साथ खड़े होकर भी दोनों की नहीं मिली नजरें। जी हाँ, दूर से जिस प्रधानमंत्री को इमरान खान चिट्ठी लिखते रहे,
वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब सामने आए तो इमरान खान नजर भी नहीं मिला सके। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। हाथ मिलाना और बैठक या वार्ता तो दूर की बात, जबकि मंच पर दोनों साथ साथ चलते। और अब आप इस वीडियो को देखिए, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। मंच पर फोटो सेशन के बाद इमरान हॉल के अंदर पहुंचे। इमरान खान छाती चौड़ी किए आगे बढ़ रहे थे। इमरान की ये बॉडी लैंग्वेज समझी जा सकती है। इस वीडियो में इमरान कई बार अपनी सीट पर ऐसे उठते बैठते नजर आते हैं कि मानो इमरान भीतर से बेचैन हो। पाकिस्तान का मामला जो है वो तो तय नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा कोई ऐसा साइन है कि तय होने वाला है। तो लेकिन हमारी कोशिश जो हो रही है कि उन्हें संभाले, इस मामले को संभाले। आज की मुलाकात हुई थी, उससे लगता है कि हमारी कोशिश जो है और बढ़ रही है और ये चलती रहेगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी से जब इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई तो इमरान ने खींचते हुए ये बयान दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन इमरान खान ने शायद कभी ये नहीं सोचा, अगर संबंध बुरे दौर से गुजर रहा है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इमरान खान को ये नहीं मालूम कि घाटी में प्रायोजित आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है? और जब तक सीमा पार से घाटी में अलगाववादियों को पाकिस्तान समर्थन देता रहेगा, तब तक दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन में शिरकत और उससे मिली उपलब्धियों को लेकर के चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी, जिनसे हम तमाम सवाल लेकर रूबरू होंगे। हमारे साथ ही बैठे हैं विदेश मामलों पर लिखने और पढ़ने वाले और जानकार व्यक्ति हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, पत्रकार हैं, और वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ जी हैं। साथ में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अशोक भानोत जी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अनिल जी से मैं सवाल करूंगा, क्योंकि अनिल जी बहुत प्रसन्न होंगे और क्योंकि मीडिया में इस तरीके की खबरें आ रही कि पाकिस्तान को फिर एक बार अलग थलग करने में नरेंद्र मोदी जी ने गजब की कामयाबी पाई है और पाकिस्तान डर गया होगा। वो तो राजनाथ जी के पास इन दिनों निंदा नाम की मिसाइल नहीं है, वरना बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। बहरहाल फिर भी गोयल साहब, मैं चर्चा को थोड़ा हल्का रूप दे रहा हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या उपलब्धि क्या इसमें नज़र आ रही है। आप ही अपनी तरफ से बताएं ताकि मैं अपने वरिष्ठ विश्लेषकों और सहयोगियों से पता कर सकूं, समझ सकूं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ आगे काम करने की दरकार है। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी एक स्पष्ट पॉलिसी, स्पष्ट नीति है कि बोली और गोली साथ नहीं चलेंगे। आप एक तरफ आतंकवाद की गोली चलाएंगे और एक तरफ आप बात करेंगे, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगा। और जो स्पष्ट संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने देना चाहा, वो स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद चलता रहेगा, भारत बात करेगा, वो अपेक्षा ना करे। और आज जो परिस्थिति है, उस सब की परिस्थिति के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। और जिस टाइम चीन ने भी पैरवी करी कि पाकिस्तान से बात करी जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जब तक आतंकवाद पर ये कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर देश सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा देश सबसे बड़ा है और देश के हित में कितनी भी बड़ी ताकत से टकराना पड़े वहाँ टकराएंगे। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री स्पष्ट कर दिया है। और आपने एक बात और देखी होगी, देश हित के जितने भी मामले हैं वो बड़े स्पष्ट तरीके से उठाना और उस पर मजबूती के साथ खड़े रहना। कोई ढुलमुल नीति नहीं है, कोई संशय नहीं है, किसी किस्म के कोई डाउट्स नहीं है। और यही अपेक्षा देश की जनता की प्रधानमंत्री जी से। आज देश की जनता ने हमको जो द्वारा बहुमत दिया है और बहुत अच्छी तरह समर्थन दिया है, तो देश की जनता यही चाहती है कि ढुलमुल नीति खत्म होनी चाहिए, देश की नीति स्पष्ट होनी चाहिए, और विशेष करके आतंकवाद के खिलाफ। बहुत बढ़िया। और ये आपने ये देखा होगा, आतंकवाद के साथ साथ भी
भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारे प्रधानमंत्री उतनी तेजी से काम कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल निश्चित- बिल्कुल, भ्रष्टाचार पे हम फिर चर्चा करेंगे। गोयल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलते हैं, और इतना अहिंसावादी व्यक्तित्व और इतना अहिंसावादी सरकार से ये अपेक्षा थी कम से कम कि अनंतनाग के बाद वहाँ पर स्पष्ट इस तरीके का कम से कम बयान तो दे दें। लेकिन मेरा ये कहना है कि बालाकोट आपने किया पुलवामा के बाद, क्योंकि चुनाव थे, और अब अनंतनाग हुआ, 5 जवान शहीद हुए, अब चुनाव नहीं है तो पूरी दुनिया खामोश है, सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स भी शांत बैठे हुए। क्या आतंकवाद पर इसी तरीके से संदेश देने से काम चलेगा? किसको दिया गया संदेश? किसने सुना आपका संदेश? त्रिपाठी सुना इमरान खान ने आपका संदेश? त्रिपाठी जी, एक बात आप ये समझें कि इसके फौरन बाद ये एससीओ का जो सम्मेलन है जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर हमने अपनी बात को मजबूती से रखा, और ये जो 5 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनका किसी भी कीमत पर उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये तो हर बार कहा आपने, सर, पिछले नहीं, पूरे 5 साल यही कह के निकाल दिए। त्रिपाठी जी, नहीं, आपको मैं गिनवा देता हूँ, 2015 से 16 से देख लीजिए। एक बात तो देखिए, 16 में पठानकोट सर, हुआ, त्रिपाठी जी, हाँ, जनवरी में, सितंबर में फिर उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, फिर नगरोटा में हमला हुआ, श्रीनगर जम्मू हाईवे पे हमला हुआ, बारामूला हाईवे पे हमला हुआ, 17 में पंजगाम में हमला हुआ, 17 में फिर अगस्त में पुलवामा पुलिस लाइन पर हमला, 8 जवान शहीद हुए, फिर सुजवा कैंप पर हमला हुआ, फरवरी 2018 में 6 जवान शहीद हुए। और ये शहादत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि ये देश, इस देश की मिट्टी के लिए शहादत है। लेकिन आप लोग कब देंगे शहादत अपनी राजनीति की? कब देंगे राजनीति की शहादत, और कब करेंगे ठोस काम? सर त्रिपाठी जी, एक 2024 में इसके लिए भी आप सुन लें, एयर स्ट्राइक भी हम नहीं करी, सर्जिकल स्ट्राइक भी हम नहीं करी। हमने इस बात का जवाब दिया, इस सरकार ने ही जवाब दिया है, इस सरकार ने ही दोनों स्ट्राइक करके इस बात का भी जवाब दिया है। और आप ये बात देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑल आउट आतंकवादियों के ऊपर ऑल आउट अभियान भी हमने लगातार चला रखा है। और लेकिन मानते पाकिस्तान हैं पे असर नहीं पड़ता। वो नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बात नहीं, आश्चर्य की बात है ना अनिल जी। तो फिर आपके प्रयास का मतलब क्या हुआ? त्रिपाठी जी, आप एक विषय देखिए, आपने बालाकोट पे हमला किया, उन्होंने अनंतनाग पे फिर कर दिया, और आज फिर कर दिया, आज उन्होंने फिर आपके पुलवामा पे हमला कर दिया। आप एक परिस्थिति रेंगती रहे क्या? त्रिपाठी जी, आप एक परिस्थिति देखें कि आतंकवादी आते हैं, गोलीबारी करके भाग जाते हैं, अरे कहाँ जबकि से हिंदुस्तान, सुन तो लो, आप आपके हिंदुस्तान, तो हमारी जो पाकिस्तान मिलिट्री समर्थित है सर, हमारी और हम भी मिलिट्री- मानते हैं ये नहीं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। आप एक हमारी मिलिट्री को निश्चित तौर पर ऑपरेशन करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों को पालना करनी होती है, बहुत चीज़ों को समेट कर चलना पड़ता है कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। और निश्चित तौर पर आप ये ना सोचें कि हम भारत शांत बैठेगा, बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर इन आतंकवादी, नहीं, मैं चुनाव का विषय नहीं है, हमारी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे आतंकवाद के विरोध में जो नीति है उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जो आपने हासिल किया, दरअसल मेरा ये कहना है कि खाली सीना ठोक करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं होती है। ये देश के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा था कि बालाकोट ने आपको चुनाव में जितवा दिया। मसूद अजहर को लेकर के जो कुछ हुआ, वो उसके पीछे क्या अंदर खाने में राजनीति हुई, वो उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी आपको चुनावी फायदा मिला। अभी शी जिनपिंग आ रहे हैं, फिर उनको हिंडोले पे बिठा के हमें हिलाना है, तो फिर एक नए तरीके की राजनीति हो रही। खैर, चलिए मैं राहुल जी से पूछता हूँ। राहुल जी, आप बताइए, शंघाई सहयोग संगठन से हमें क्या हासिल हुआ? क्या घोषणा पत्र में आतंकवाद शामिल करा देने से सब कुछ हो गया? जबकि वो तो नस्ली लड़ाइयों के खिलाफ ही 4 मध्य एशियाई देशों को लेकर के संगठन चीन और रूस ने बनाया था, ताकि अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक क्षेत्रीय, सबसे बड़ा, दुनिया का शायद सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है वो है सीओ, शंघाई समूह जो था। और अब आप बताइए, उसमें अगर शामिल भी करा लिया तो नस्ली हमले और वो जिस इस्लामिक टेररिज्म, जो सो कॉल्ड तथाकथित इस्लामिक टेररिज्म है, उसका शिकार सबसे पहले रूस हुआ, और उसी के तहत, उसी को रोकने की कोशिशों के तहत ये संगठन बना, और ये उसके एजेंडे में सबसे पहले था। इस बार तो बल्कि उम्मीद की जा रही थी कि ऊर्जा पर बातचीत होगी। अब राहुल भाई बताएं कि क्या क्या हासिल हुआ इससे? देखिए, एससीओ में जो घटनाक्रम रहा, ये तो तय बात है कि आतंकवाद शब्द का वर्णन जो है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर हम लोग पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखें तो चाहे वो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, G20 के सम्मेलन हो, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी मंच रहे,
उन मंचों पे पाकिस्तान को नाम नहीं लिया गया, लेकिन बार बार आतंकवाद का मामला उठाकर भारत ने ये संदेश देने की पूरी कोशिश की कि चीन को पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। लेकिन इसका जो आपने कहा कि इसका व्यवहार में हम लोगों को इसका लाभ होता हुआ क्यों नहीं दिखता है, तो थोड़ा देखिए इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो संचालित होता है वो डीप स्टेट के माध्यम से संचालित होता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है एक तरह से उसमें उसका डीप स्टेट वहाँ की आर्मी है, वहाँ के कट्टरपंथी संगठन है, वो सीधे सीधे उसको संचालित करती है। और अब जो नया फेनोमेना हम लोग देख रहे हैं कि जब से वन बेल्ट वन रोड के साथ पाकिस्तान जुड़ा है, तो अब उसके बाद से वहाँ पे चीन का इतना ज़्यादा निवेश हो चुका है वहाँ पे कि एक तरह से उस डीप स्टेट के ऊपर कहीं न कहीं उसके ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान के डीप स्टेट के ऊपर। तो पाकिस्तान की जो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से वो गतिविधियाँ कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो गतिविधियों का केंद्र बिंदु आज के समय में चीन है, हम लोगों को ये मानना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे लिए इस पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग के विदेश नीति में पाकिस्तान पे तो भरपूर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी भी विदेश नीति में चीन पे जिस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, काफ़ी काम किए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। आतंकवाद को लेके हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए कि आतंकवाद को जो यहाँ पे महाशक्तियों ने, अगर हम लोग दक्षिण एशिया के संदर्भ में भी बात करें, चाहे वो चीन हो या अमेरिका का पक्ष हो, दोनों पक्षों ने आतंकवाद को एक तरह से टूल के रूप में यूज किया है यहाँ पे। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि आतंकवाद की अपनी अपनी अलग परिभाषा, अपनी अलग परिभाषा है, महाशक्ति उसको यूज करती है। हम लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे दुनिया भर में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसमें 2 मिनट में समय लूंगा तो थोड़ा सा और मामला समझ में आएगा कि हर जगह जो आतंकवाद है वो कहीं न कहीं वो एक तरह से वर्चस्व के लड़ाई के लिए वो सामने में आता है, वो या तो फिर वो संसाधनों के लूट के लिए आता है वो चीज़। क्योंकि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है वो एक तरह से सीधे सीधे हम लोगों को मध्य पूर्व से जोड़ता है, और मध्य पूर्व का पूरा क्षेत्र है जो कि बिल्कुल तेल के खनिज संसाधनों से जुड़ा हुआ है। हम लोग अफ्रीका में भी देख सकते हैं। अभी हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग देखें तो देखिए कि अभी पूरा मध्य पूर्व में एक तनाव बना हुआ है। वहाँ पे महाशक्तियाँ उसको काफ़ी ज़्यादा हवा देती हैं, चाहे वो सिया सुन्नी के विवाद को लेके वहाँ पे जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव खड़ा किया जाता है। अभी कल ही तेल टैंकरों में, वही मैं कह रहा हूँ कि तेल टैंकरों पे जो है कि हार्मुज के खाड़ी में देखिए वहाँ पे जो है कि हमले हुए हैं वो अलग अलग जगहों पे। अब वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों का भी 20% एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय तेल जो है कि 20% अंतर्राष्ट्रीय तेलों का व्यापार मार्ग वही है जहाँ पे कल हमले हुए हैं। और भारत का अधिकांश तेल हम लोग वहीं से लाते हैं। कतर से हम लोग जो अभी पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना चल रही है अभी इस समय, उसके लिए गैस का भी मुख्य साधन मार्ग वही रास्ता है। तो इसका पूरे का लब्बो लुआब ये है कि महाशक्तियाँ अपने संदर्भ में इसको यूज करती है। ऐसे में हम लोग अगर अपने कूटनीति को बहुत ठोस नहीं रखेंगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी चूंकि ISIS का खतरा दुनिया से तो टल चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन भारतीय विदेश नीति में हम लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में ISIS नए रूप से पनप रहा है और उसको मजबूत किया जा रहा है। अब ISIS के संदर्भ में भी हम लोग देखते हैं तो ISIS एक तरह से जो है कि वो सुन्नी लड़ाकों का समूह था। अमेरिका ने उसे स्थापित किया कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी कल पुतिन ने भी बयान भी कल ही परसों में दिया है कि 95% से ज्यादा इस तरह की आतंकी कार्रवाई जो आईसिस के नाम पर होती हैं वो कहीं ना कहीं CIA द्वारा समर्थित होती हैं। अब मैंने होती हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब हम लोग छोटा सा उदाहरण देखेंगे तो थोड़ा इसको और समझ सकेंगे हम लोग। इसमें हो क्या रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं सद्दाम हुसैन की हत्या हो गई, केमिकल वेपन्स उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी भी दी गई। उनको अमेरिका ने कहा कि उनके पास घातक हथियार हैं, लेकिन ओसामा के मामले में मान लिया है कि 9/11 में उनका कोई हाथ नहीं। अब देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि अब देखिए अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हुआ क्या पूरे प्रकरण में? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ राहुल भाई। मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं। मैंने जो चर्चा की कि आतंकी हमले तो रोक नहीं रहे। हम बालाकोट पे भी हमला बोल देते हैं, पुलवामा पे भी आंसू बहा लेते हैं, निंदा की मिसाइलें छोड़ते हैं, और अभी SCO में जाके सीना ठोकते हैं कि हमने घोषणा पत्र में आतंकवाद शब्द जुड़वा दिया। तो अब क्या चुनाव तक ब्रिगेडियर साहब क्या है आतंकवाद को रोकने का सही तरीका क्या? ये ऊपरी सियासत दिखावे की होती रहेगी, सही में बेकसूर जवानों की जान जाती रहेगी अगले 5 साल तक? ब्रिगेडियर अशोक भानोद साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, जिनसे मैं इस पर राय चाहूंगा, जिन्होंने पूरा जीवन सेना को दिया है और देश के लिए दिया। ऐसे है कि आतंकवाद जो कश्मीर में पनप रहा है वो आज की तारीख का या 4-5 साल पहले का नहीं है। ये कई साल 80s से तकरीबन 90s के एंड से शुरू हुआ पड़ा है।
और इसको ऊपर लगाम नहीं लगी। जब पहली बार लगाम कस के लग रही है वो केवल नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद लगी है, क्योंकि पहली बार जैसे कि आपने बताया पाकिस्तान को ये बताया कि हम उनकी तरफ आएंगे और जिन्होंने हमला किया है उनको भी हम इसके लिए लेकिन जिम्मेदार ठहराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, और अनंतनाग पे तो हमला हो गया, आज पुलवामा पे भी हो गया दोबारा से, तो ऐसे था कब तक हम वो पुरानी बात याद करते रहेंगे? ऐसे था साहब कि कई वॉरफेयर जो होते हैं, टेररिज्म जो है, हमें समझना जरूरी है कि ये टेररिज्म आर्मीज की लड़ाई नहीं है। ये सिविल पॉपुलेशन में बैठ जाते हैं और वहीं पे ही हमला करते हैं और भाग जाते हैं, और इसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आतंकवाद को लड़ने के लिए काफी समय और सब्र की जरूरत है, और साथ साथ सफा एकदम क्लियर डिसीजन मेकिंग एपरेटस होना चाहिए। जिस तरफ ये हमारी मौजूदा सरकार बढ़ रही है, इन्होंने एक तरफ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला दिया है, और आप देख रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि जब 2-4-3 आतंकवादी नहीं मारे जा रहे, उनके घर नष्ट नहीं हो रहे। समझने वाली बात यह है कि जो कोलैटरल डैमेज है इस लड़ाई में वो बहुत सीमित है। सिर्फ आतंकवादियों को इतनी बड़ी पॉपुलेशन आबादी में छांटना, घने इलाकों में ढूंढना और उनको बर्बाद करना ये आसान काम नहीं है। वो खबर आ रही है सुरक्षा बलों को और उनके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि बेगुनाह कोई भी ना मारा जाए। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ब्रिगेडियर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेने की आवश्यकता है। जैसा आपने एक देशभक्त सैनिक होने के नाते ये बताया कि हर दिन 2-4-3 या 2-3-4 आतंकवादी मारे जाते हैं, उसी तरह जागरूक देशभक्त नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हर दिन देशभक्त जवानों की मौत नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर सवाल खड़े करना हमारा काम है, आपका काम सवाल खड़े करना नहीं है, इसलिए हम आपका इस मामले सराहना करते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और इसके पीछे आतंकवाद की उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे जिस पर चोट पहुंचाने की जरूरत है, जिसके लिए दृढ़ नेतृत्व की जरूरत है। इंतजार कीजिए, एक ब्रेक। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए बिश्केक की यात्रा की और वहां पर समारोह में ये संदेश दिया और वहां संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर के एक प्रस्ताव को भी शामिल करवाया, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ क्या आतंकवाद पर सिर्फ घोषणा पत्र में शब्द शामिल करा देना पर्याप्त है? क्या होना चाहिए? क्या हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके दूसरे कार्यकाल में जो बड़ा रूप ले रही है, जिसमें नए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए हैं, जिन्हें बहुत योग्य अधिकारी माना, विदेश नीति का विदेश सेवा का अधिकारी माना जाता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हम बेबाक बहस में हम हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी, कुमार अमिताभ जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और राहुल लाल जी हैं जो इन विषयों के जानकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड श्री अशोक भानोत जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मैं यहाँ पे अमिताभ भाई से नहीं बात कर पाया। अमिताभ भाई, देखिए जो एससीओ से अपेक्षा की जा रही थी कि एससीओ में यानी शंघाई सहयोग संगठन में नरेंद्र मोदी जी के हसन रूहानी से मुलाकात होगी, ईरान पे थोड़ा बातचीत होगी, पाकिस्तान के सीने पे सांप लौटेगा, हाँ, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा बहुत खुश हुआ, मोगाम्बो बहुत खुश हुआ, क्योंकि भोजन में विलंब की वजह से प्रधानमंत्री की हसन रूहानी से मुलाकात नहीं हो पाई। उस मुलाकात से हम आप क्या अपेक्षा करते हैं? दरअसल ईरान से कभी भी बेहतर संबंध पाकिस्तान हमारे नहीं चाहता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारी बातें मायने रखती हैं।
और जिस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान से 2 कदम आगे जाकर भारत ने स्थापित कर लिए। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान के 2 मजबूत स्तंभ हमेशा से रहे हैं, जो पाकिस्तान का हर कदम पे समर्थन देते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस बात से बहुत मुश्किल आ रही है कि भारत ईरान से भी बेहतर संबंध बना रहा है और सऊदी अरब से भी बना रहा है। सऊदी अरब से तो बहुत बेहतर हो चुके हैं। ईरान से अभी चूंकि मसला थोड़ा फंसा हुआ है, अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से भारत थोड़ा सा पीछे हट रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मौका है कि इसको और बिगाड़ दिया जाए। और वो बिगाड़ने की उसकी जो भी कोशिश, वो खुद कोशिश नहीं कर पा रहा है, तो परिस्थितियाँ अगर कुछ ऐसा मौका बना रही हैं तो वो खुश हो रहा है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत जाहिर से बात है। और आतंकवाद की जहाँ तक बात है, आप देखिए आतंकवाद कोई सामान्य अपराध या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम सोचें कि हम एक गोली मार दें और वो ठीक हो जाएगी। वर्षों से जो चीज़ पनपी है और रग रग में समा गई है, और इसके पीछे साथ में आप देखिए कि एक वाद काम कर रहा है। वाद के काम करने का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। पूरा का पूरा एक समाज उसकी गिरफ्त में आ जाता है। वो बड़ी रिलीजियसली, जिसको हम कहते हैं ना, वो फॉलो करता है। उसे ये नहीं लगता कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। उस वाद के तहत वो जो हत्याएं भी कर रहा है या लूटमार कर रहा है या बमबारी कर रहा है, उसे लगता है कि हम एक खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसकी राह में शहीद हो रहे हैं। तो इस तथ्य को हमें समझना चाहिए कि वो सामान्य लूटपाट वगैरह नहीं है जिसको नैतिकता के आधार पर, मूल्य के आधार पर आप ठुकरा दें और लोग मान जाएं आपकी बात को। इतनी आसानी से नहीं मान सकते, और कई वर्षों से है। इसके साथ और खेल जुड़ गए हैं। सबसे ज़्यादा तो हथियारों का खेल है। जो हथियारों का व्यापार है वो इसी पे सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है अभी दुनिया में। कोई बड़ा युद्ध होने की गुंजाइश नहीं है। तो जो भी देश या जो भी संस्थान जो बना रहे हैं, जो भी कंपनियां बना रही हैं, वो भी लगी हुई हैं इसी काम में कि चलो इससे हथियारों का खरीद बिक्री व्यापार चलता रहता है। हाँ। तो भारत में इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन भारत ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। सबसे पहले जो जड़ है, हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का हाथ है, तो सबसे पहले उसके जो आका उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे उनको अलग करने का काम जिसमें मोदी जी ने बहुत सफलता हासिल की है। जी, इसी पर अनिल गोयल जी की और उनकी पार्टी की सराहना करते हुए मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि गोयल साहब, यहाँ पर अपेक्षा की जा रही थी जिस तरीके से कि हसन रूहानी से मुलाकात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए अमेरिकी दबाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। भोजन पे यूं ही कैसे विलंब हो जाता है? क्या राष्ट्र तो सर्वोपरि होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी दबाव की वजह से ईरान के साथ गलबहियाँ करने में थोड़ा सा दिक्कत तलब आ रही हो, है ना? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तेल का, और बल्कि आपको बताऊँ, अमेरिका ने उस समय पे आपको काफ़ी मदद भी दी, जैसा कहा जाता है, बताया जाता है, और विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी साबित कराने के पीछे यही था, और उधर साबित के घोषित कराया गया। उसके कुछ दिनों बाद घोषणा हो गई कि साहब अब ईरान से आप तेल नहीं खरीदोगे। ये क्या सिर्फ महज संयोग था कि एक तरफ उन्होंने डंडा चलाया, दूसरी तरफ आपकी पीठ थपथपाई? आप दोनों को ही जनता को खुल के बताते क्यों नहीं कि क्या मसला है, कहां पर दबाव झेलते हैं और कहां पर वोटों की राजनीति करते हैं? त्रिपाठी जी, एक बात ये बहुत स्पष्ट बताइएगा। देखिए, हमारा काम तर्क करना है। बिल्कुल स्पष्ट। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी किसी के आगे भी झुकने वाली शख्सियत नहीं है। नहीं, ये तो हमारा आपका परसेप्शन, मेरा भी यही है। मेरी पूरी बात तो सुनिए। लेकिन परसेप्शन से काम नहीं, दिखाई क्या देता है? तो मेरी पूरी दिखाई क्या दे रहा है? लेकिन अगर देश हित के अंदर, देश हित को ध्यान में रखते हुए कहीं 2 कदम पीछे, कहीं 2 कदम आगे चलना पड़ता है, तो ये सर एक विदेश नीति है, एक देश की पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहीं 1 कदम आगे, 1 कदम पीछे। अब जैसे आप पाकिस्तान के विषय लो, आप पाकिस्तान के विषय में फैसला लेने के साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान की पीठ पर चीन बैठा हुआ है। आप अगर पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान मान के चलें और पाकिस्तान मान के बात करें, और आप ये ना सोचें उसकी पीठ पर कौन है, तो कहीं ना कहीं गलती हमसे भी होगी, हमारे भी हाथ झुलस जाएंगे।
तो निश्चित तौर पर आप अगर किसी भी विषय पर जब फैसला करोगे और उसके बड़े सर्कल पर बैठ करके सोच के बात नहीं करोगे तो आपके फैसले और उससे अगर राजनीतिक लाभ भी मिल रहा हो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो उससे बड़ी नियामत तो क्या हो सकती त्रिपाठी है? जी देखो, राजनीति सही बात है। नहीं, मैं राजनीतिक लाभ आखिर में राजनीति नहीं, के सब- लिए तो है सब लोग त्रिपाठी वहां जी, पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले भी कहा और आज भी कहा है कि राजनीति अपनी जगह पर है। नहीं, देश का राजनीति काम- सर्वोपरि है। नहीं, देश का राजनीति देखो, सर्वोपरि है। महंगा अगर- तेल खरीदना नहीं, मंजूर है, देश पर महंगाई लादना मंजूर है, त्रिपाठी लेकिन जी, मसूद अजहर को अगर- ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के नहीं, लिए समझौते करना आप कहां अगर- तक सही है? अगर हमारी राजनीति होती तो निश्चित तौर पर नोटबंदी हम नहीं लाते। हमने नोटबंदी लाए वोटों की चिंता करे बिना। नहीं, हमने विपक्ष GST की लागू नाल करा, काटने नोटबंदी के लिए, चिंता करे बिना। विपक्ष की रसद हमने- काटने के लिए, नहीं, वो नहीं, चलिए उस हमने पर हम फिर बिना चर्चा किसी कर चिंता लेंगे। के नहीं, वो दे- विपक्ष की देश- रसद के लिए बहुत नहीं, अच्छा नहीं, हथियार था। मैं हम एक दे सकते राहुल हैं, जी दे से, जो सकते हैं। आपने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, बहुत अच्छा कहा कि 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे। राहुल भाई, मैं गोयल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं और हम सब सहमत हैं कि कभी 2 कदम आगे और कभी 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। कूटनीति में होता है। कूटनीति में होता है और होना भी चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है ये इस कूटनीति में क्या क्या दर्शा रही है? क्या ईरान से गलबैयां करने में, उनके साथ चर्चा करने में, उनके साथ खड़े होने में जो कतरा रही है भारत सरकार, तेल लेने में कतरा रही है क्योंकि अमेरिकी दबाव है, तो इससे क्या हासिल होगा आप देखिए, मैं बताइए। इसमें 2-3 चीज़ें स्पष्ट है कि नहीं, बहुत हम मतलब लोग- मैं ईरान के मामले पे ही कह रहा हूँ कि देखिए, ईरान हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों के लिए अब क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए, ग्वादर पोर्ट के बदले में हम लोग जो उसको काउंटर करने के लिए ग्वादर पोर्ट चाइना ने बना के रखा हुआ है पाकिस्तान में, उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो है हमने चाबहार वहाँ पे चाबहार है। चाबहार का पूरा प्रोजेक्ट है, उसके कुछ हिस्से हम लोगों ने एक्टिव कर भी लिए हैं। लेकिन ये अचानक से जो अमेरिकी दबाव आया है, इससे बहुत तरह का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है, उस पूरे क्षेत्र में बिगड़ रहा है। अब देखिए, ईरान का महत्व कितना ज़्यादा है। एक तो देखिए, अगर वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भी चाबहार का प्रोजेक्ट हम लोग का विलंबित होगा अगर, तो फिर उस स्पेस को भरने के लिए भी चीन ही आएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि अब पाकिस्तान एक तरह से चाबहार से और ग्वादर पोर्ट को जोड़ने के लिए बीच में एक रास्ता बनाने का बात आ रहा है, वो ईरान इस तरह की बातें कर भी रहा है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जो ईरान का तेल था वो बहुत ही सस्ता तेल था। एक मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एशियाई प्रीमियम चार्ज होता है। ओपेक के सारे कंट्रीज लेते हैं कि वो प्रति बैरल जो है कि कम से कम $7-8 प्रति बैरल का वो चार्ज लगता है। इसके अतिरिक्त ईरान के जो तेल थे वो कम से कम 20 से 25% वो खुद ही कम कीमत पे दे रहा था। वो उसके लिए हम लोगों को डॉलर देने की जरूरत नहीं हो रही थी, वो इंडियन करेंसी या हम लोगों के जो वाटर सिस्टम पे भी वो सामान हम लोगों को दे रहा बहुत था। सुंदर। देखिए, इसमें हम लोग देखना पड़ेगा कि अमेरिका अपने वहाँ पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हैं, भारत का इलेक्शंस तो निपटा, अमेरिका के इलेक्शंस तो हम अमेरिका में भी ट्रंप को जिताना चाहते हैं क्योंकि ट्रंप साहब ने बड़ी मेहनत की यहाँ पर। नहीं, वो तो देखिए, अब ट्रंप का क्या है कि एक तरह से देखिए, यहूदी लॉबी को वो संतुष्ट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हम लोग अगर मध्य पूर्व की राजनीति को देखेंगे तो देखिए, सऊदी अरब और ईरान के बीच के तनाव का पूरा लाभ लिया जा रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है, सऊदी अरब बना हुआ है। इनके टेंशन को बढ़ा के सऊदी अरब वहाँ पे हथियार बना रहा है। ये और जो महाशक्तियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच के टेंशन को बढ़ा के भारत सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में। एक तो ये घटक है। तो वैसे में अब क्या हुआ है कि हम लोग इजराइल तक, इजराइल और ये एक तरह से इजराइल का सऊदी अरब और इजराइल की दुश्मनी कितनी मशहूर थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी इस तरह से हुआ है कि अभी इजराइल और सऊदी अरब के बीच में भी दोस्ती हो गई है ईरान के विरोध के नाम पे। तो ये जो ईरान का विरोध किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरब को संतुष्ट करना है और इजराइल को संतुष्ट करना है। तो ये अमेरिका के अपने हित हैं। लेकिन इस हित में जो हम लोगों का नुकसान हुआ, उस समय अमेरिका ने हम लोगों को कहा कि शेल गैस टेक्नोलॉजी आने के बाद से अमेरिका भी तेल का बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका ने उस समय कहा भी कि वो सस्ते दर पे भारत को तेल उपलब्ध कराएगा। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम घट गया तो फिर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो कंपनियां हैं वो तेल कंपनियां प्राइवेट हैं, उसके ऊपर हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसे में भारत को सस्ता तेल नहीं मिलेगा। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ईरान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में ये जो ये हम लोग सारे लोग समझ रहे हैं कि खाने के कारण हसन रूहानी के साथ वार्ता नहीं टलेगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम है इसके पीछे, वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पूरा घटनाक्रम हम लोग अगर देखें, वन बेल्ट वन रोड पे जो सरकार का, भारत सरकार का जो बिल्कुल कठोर रवैया था, चूँकि हम लोग उसको बहुत शुरुआत से इसका विरोध कर रहे हैं कि उसमें जो है कि वो पाकिस्तान वाला जो है कि आर्थिक कॉरिडोर वो भी शामिल है और वो हम लोग के पाक अधिकृत कश्मीर में, जिसको हम लोग अपना मानते हैं, उस क्षेत्र से क्रॉस भी कर रहा है।
तो भले ही इसको कह ले, चीन कह ले कि हम लोगों के लिए कनेक्टिविटी का चीज़ है, स्पष्ट है कि ये चीन का एक तरह से वर्चस्व स्थापित करने का पूरा प्रोसेस है। तो इस जगह पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक कुछ कठोर हार्ड बयान जो है वन बेल्ट वन रोड के ऊपर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इधर अभी तक नहीं आया। तो हम लोगों को इंतजार है कि उस मामले में हम लोग किस कठोरता बहुत के साथ अच्छी आएंगे। बात कही, और आपने ये इसमें सबसे बड़ी कहा कि देश हित इसमें सर्वोपरि है, और देश हित इजराइल से तेल लेने में है, देश हित इजराइल, क्षमा कीजिएगा, ईरान से तेल लेने में है, और ईरान से संबंध हमारे चाबहार के मामले में भी आवश्यक हैं। लेकिन जो इजराइल और अमेरिका की लॉबी है वो दबाव डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी इजराइल की बहुत प्रशंसक रही है, आए दिन मोदी जी के तमाम मंत्री कभी इजरायली विशेषज्ञों का हवाला देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता देश हित की है। तो देश हित को ध्यान में रखते हुए ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आपसे चर्चा करनी आवश्यक है। ठीक है, आपका नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी देशभक्त सैनिक का यही नजरिया होना चाहिए, और हम पत्रकार तभी देशभक्त होते हैं जब हम सवाल खड़े करते हैं, क्षमा कीजिएगा, और हम जवानों की मौत पर हम शब्दों से, हम सिर्फ आंखों से आंसू नहीं बहाते, हम लोग सवाल करें। मेरा ये कहना है कि इस तरीके के जो लगातार हमले हो रहे हैं, है ना, ऐसी स्थिति में पुलवामा को लेकर भी एक सवाल हुआ था जिस पर मुझे लगता है चर्चा करने से काफी लोगों को तकलीफ होती है कि कहां से वो आरडीएक्स आया, कहां से वो आतंकी हमले हुए, उसकी कोई जांच नहीं की गई। हम लोग देशद्रोही मान लिए गए, जो भी सवाल उठाए गए। खैर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हमारा वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर था या कमजोर है, जो अभी भी इस तरीके के हमलों को रोक नहीं पा रहा है, और कौन है इसका जिम्मेदार? ब्रिगेडियर साहब, आप वैसे सेना से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में आप अपनी विशेषज्ञता के तहत हमें कुछ ज्ञान देंगे। ऐसे था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर आप ये सोचें कि 100% आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन हर रोज हर दफा मिलती रहेगी, वो भी सोच में थोड़ी तब्दीली आनी जरूरी है। मगर ये मान के चलिए कि बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम वहां पे सक्रिय है, जम्मू एंड कश्मीर और बाकी इलाकों में, ये आतंकवादियों को रोकने, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए। नहीं तो जम्मू और कश्मीर में मैंने जैसे ही बताया पहले कि हर रोज 3, 4, 2, 1, 4 रोज आतंकवादी मारे जा रहे हैं बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के। कितनी घनी आबादी नहीं, है। कोलेट्रल तो हो रहा है ब्रिगेडियर साहब, कोलेट्रल ही तो हो रहा है। 5 सीआरपीएफ के जवान मारे गए अभी 2 दिन पहले, आज फिर उन्होंने हमला कर दिया पुलवामा पर। ये कोलेट्रल डैमेज है। नहीं, आप कोलेट्रल का मतलब ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बिल्कुल निर्दोष है, सिविलियन पॉपुलेशन है, उनके ऊपर आतंकवादियों की तरफ हमला करते करते आप उनके ऊपर नुकसान ना पहुंचाएं, उनका घर ना बर्बाद हो। मेन प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े जंगल से सिविल पॉपुलेशन में 3-4 आतंकियों को छांट के मारना और सही मारना, वो है कोलैटरल डैमेज। का मतलब है कि आपने कहा कि साहब हम तो आतंकवादी मारने गए थे और इत्तेफाक से 6 घर और बर्बाद हो गए, वो है कोलैटरल। ये तो लड़ाई हो रही है, वो आप फौज को लाने का मतलब यही है कि वहां पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी फौज का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। ये है दूसरी बात समझने की, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। और तीसरी बात ये जो समझने की है कि आम कश्मीरी ही ये खबर दे रहा है आपको आज की तारीख में, इंटेलिजेंस एजेंसी से, कि ये वहां छुपे हुए हैं, उस घर में हैं, इतने हैं। बहुत बड़ी बात है, और इनसे ही इसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो आपके विरोध हैं वो तो अपना काम करेंगे। हमेशा ये हथियार, बारूद, ये सब पाकिस्तान की तरफ से आता है, और पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव भी लगाना बहुत आवश्यक हो गया है, इसको सही दिशा में बढ़ाने के लिए इस लड़ाई को। और ये सरकार बहुत कामयाब हुई है। ब्रिगेडियर साहब, विशेष में जो 2 बातें बताना चाहता हूँ आपको। जी बताइए। पहली बात ये है कि विशेष में पहली बार आतंकवाद को फिर मेंशन किया गया है, वो भी
हिंदुस्तान के कहने पर। दूसरा, पाकिस्तान पे आर्थिक दबाव जो फाटा के द्वारा डाला जा रहा है वो हिंदुस्तान की कूटनीति की कामयाबी है। तीसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान को एड देनी, मॉनेटरी एड देनी बंद कर दी है, ये भी एक कूटनीतिक कामयाबी है। बाकी आप कह रहे हैं तेल जो ईरान के ऊपर हम पे दबाव लगा रहा है, ठीक है, अमेरिका अभी दबाव लगा रहा है, आगे भी बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कूटनीति तरीके से कि भाई ये किसी के हित में नहीं होगा। चलिए ब्रिगेडियर साहब समय कम है, थोड़ा मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, तो आगे बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ, थोड़ा पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरे लिए जम्मू कश्मीर, हम सबके लिए जम्मू कश्मीर का आतंकवाद भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या निदान, क्या उपचार हो रहे हैं। मैं कुमार अमिताभ जी से पूछना चाहता हूँ, जैसा कहा ब्रिगेडियर साहब ने, अशोक भानोट जी ने, कि वहाँ पर स्थिति यह है कि अब वहीं पे नागरिक ही सूचनाएं दे रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं, और वो जान की परवाह किए बगैर मुखबिरी कर रहे हैं, और आतंकियों की पहचान, उनकी तलाश और उनको ठिकाने लगाने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कल के बयान जो हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने दिया है, जो अभी बीच में कुछ प्रयास भी कर रहे थे, शांति के प्रयास, उन्होंने कल परसों कहा कि हथियार छोड़ो, बात करने आओ। ये तो नरेंद्र मोदी जी की हथियार और गोली और बोली वाली बात, जो सुषमा जी भी बार बार कहती रही, तब राजनाथ जी कहते रहे, उससे बिल्कुल अलग थी। तो ऐसा अचानक कुमार भाई क्या हुआ घाटी में, रातों रात की हम अमन की सदाएं सुनने की कोशिश करने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या सत्यपाल जी की इस बयान को क्या गंभीर ना माना जाए? सत्यपाल जी का जो बयान है ना, ये देखिए सिंपल, बीच बीच में कुछ कुछ संदेश जैसे दिया जाता है। आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि मोदी सरकार बहुत स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से इस मामले को सुलझाने की दिशा में बढ़ रही है। क्या बात। और बात तब तक नहीं करेंगे वो, ये तय है, जब तक वो एकदम घुटनों पे ना आ जाए। सीधी सीधी बात है। ये बात अगर सत्यपाल मलिक जी ने कही है तो कारण है, वो वहाँ पे जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट उन्होंने जो सौंपी थी, हो सकता है कि ये कुछ ढकने का एक प्रयास सा होता है कि हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इसके बारे में आप अनुमान ना लगा पाएँ। आप समझ रहे हैं ना कि हम आपकी पिटाई करने जा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे आइए आइए, बैठे बैठे, कहाँ थे, बहुत दिन से मिले नहीं। इस तरह की मुझे लगती है बातचीत, क्योंकि अभी यह सरकार कोई भी छूट देने में के मूड में बिल्कुल नहीं है। बहुत सक्सेसफुली इसने उनके बहुत सारे स्रोतों को बंद किया है। कल जो शंघाई कॉरपोरेशन के सम्मेलन में जो पास कराया गया, ये बहुत बड़ी बात है। चीन को स्पष्ट ये बात पहली बार कहा गया कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल हमारे हिसाब से आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। इसको आप समझिए, बहुत बड़ी बात है। चीन तो समझिए कि पाकिस्तान को गोद लेकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में उसका इतना धन इन्वेस्ट हो चुका है कि वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। इसके बावजूद इस लेवल पे चीन को ले आना, क्योंकि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा था। आज तक कोई सरकार चीन को यह समझाने में कामयाब नहीं हुई कि भाई साहब पाकिस्तान ही हमें तंग कर रहा है। चीन ने कभी हमारी बात नहीं सुनी थी, और आज वो सुन रहा है। उसको सुनने की स्थिति में लाना, वो दुनिया के 3 बड़े देशों में एक है। आप समझिए, आज भारत, मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो ये पास हुआ है, जो बयान आया है, भारत आज चौथा विश्व शक्ति बन गया है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि उन सारे देशों को उसकी बात सुननी पड़ रही है, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान समर्थक देश बैठे हुए हैं। तो हम ये ना समझें कि मोदी सरकार कोई ढीला करने जा रही है। वो उन सारे स्रोतों को काट रही है, और फिर इनके ऊपर जो यहाँ पे बचे खुचे लोग हैं, उनके ऊपर हमला कर रही है। अब देखिए, नक्सल और आतंकवाद समस्याओं के साथ 2 बड़ी मुश्किलें आम जनता को होती हैं। चूँकि ये बिल्कुल अंदर घुसी हुई अंतर्निहित चीज़ें होती हैं। तो जैसे नक्सल की बातें हम सुनते थे कि कोई गांव वाला है, नक्सली आए, अरे खाना बनाओ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? अब वो डर के मारे जो उसने कहा उसने दे दिया उसे, और फिर वो चला गया।
पीछे से पुलिस वाला आया, भाई तुमने कैसे नक्सली को जगह दे दी थी? नहीं, वो आपकी बात सही, वो उसका ये दोनों कर रहा- तरफ से मारे जाते दोनों हैं। तरफ से मारे जाते हैं। हाँ, लेकिन अमिताभ भाई, आपने सबसे बड़ी बात चौथी महाशक्ति की देखिए, मैं बात थोड़ा सा- कही। हाँ, मैं बीच में आना चाहूंगा। हाँ, देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। ये जो उपलब्धि है, ऐसा नहीं है, मैं ये उपलब्धि भारत ने कल ही अचानक से प्राप्त नहीं की है। अगर हम लोग कूटनीतिक स्तर पे देखें तो 2017 में जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे, तो उसमें भी एक तरह से हम लोगों ने आतंकवाद को लेके ब्रिक्स सम्मेलन के जो गोवा सम्मेलन हुआ था 2016 में, यहाँ पे फिर 2017 में जब ब्रिक्स का वहाँ पे बैठक होती है, जब चीन में ही बीजिंग में बैठक हो रही थी, उसमें भी बिल्कुल आतंकवाद को लेके बिल्कुल ये लाइन भारत ने उसमें भी सफलता पाई थी। चीन ऐसा करना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा चीन के मामले को भी अगर हम लोग देखेंगे, पाकिस्तान का, चीन खुद ही चाह रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से उसी के ऊपर निर्भर हो जाए। हम लोग कॉलोनी बन चुका, आर्थिक कॉलोनी उसकी है। वो चाहता है कि उसकी निर्भरता पूर्णतः वो दुनिया से कटे, अमेरिका से भी कट जाए, वो और जगह से भी कट जाए, जिसके बाद कि वो हमेशा चीन को अपने ढंग से वो हैंडल कर सके। तो इसलिए भारतीय विदेश नीति के समक्ष जो चुनौती है, वो चुनौती ये है कि ये स्थिति भी ना बने, पाकिस्तान को हम लोग चीन के अतिरिक्त तो बाकी देशों से हम लोग काटने में सफल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और चीन का जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन एक चुनौती है और ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन मैं पुनः रख देता हूँ ये चीज़ कि जो संसाधनों को लूट को लेकर जो वैश्विक तौर पे जो पूरा आतंकवाद फैल रहा है, हर महाशक्ति का इसमें निजी स्वार्थ निहित है। और ऐसे में हम लोगों को जो राष्ट्रीय हित या हम लोगों को जो विदेश नीति है, उसमें हम लोग को बिल्कुल सावधानी के साथ रखना पड़ेगा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें और किसी के हम लोग साधन ना बने। बिल्कुल, यही बात मैं अनिल गोयल जी से पूछना चाहता हूं कि फिर शी जिनपिंग आ रहे हैं, तो क्या साबरमती में हिंडोला तैयार किया जिसमें हम फिर उनके हिलाए डुलाए टहलाए और उसके बाद वो जाकर के वहां पर 2 बार वीटो कर दे मसूद अजहर पर, और आखिर में जब खुद के ग्वादर पर हित टकरा रहे हों और उनको लग रहा है कि भारत हमें इसमें दरकिनार हाशिए पे ले जा सकता है, तब वो चुप्पी साध लें मसूद अजहर। क्योंकि देखिए गोयल साहब, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि पहले भी जैश को लेकर के, जैश पे कब से अब वो लगा हुआ था बैन, और अल रशीद और अल अख्तर पर भी बैन लगा था जो इनके दोनों ट्रस्ट थे, उसके बावजूद जैश की कार्रवाई क्यों नहीं रुकी? संयुक्त राष्ट्र परिषद का, सुरक्षा परिषद के 1267 प्रस्ताव का कोई अहमियत नहीं बची है। और इसके पीछे हाफिज सईद पर भी रोक लगी हुई थी, वो वहाँ मिल्ली इस्लामी लीग बना करके चुनाव लड़ रहा है ना। तो ये अब आप बताइए कि चीन के साथ किन भाषा में बात होनी चाहिए? जब शी जिनपिंग आएंगे तो हम झूला झुलाएंगे या उनको साफ बताएंगे कि आप बताइए करना क्या है? नहीं, चीन के जो राष्ट्रपति जी आएंगे, झूला झुलाना या स्वागत करना, ये तो एक हमारी नहीं, आप लोग चुनावी लाभ ले लेते हैं। उस समय और भी जो लोग आए थे, आपने हर बार उनका लाभ लिया गुजरात ले जाके। वो तो एक हमारा एक शिष्टाचार के नाते जो मेहमान आएगा उसका नहीं, स्वागत उसको करना लेके हमारा गुजरात ही शिष्टाचार है। जाते हैं आप। सर पहले मेरी बात, लेकिन गुजरात में आप एक बात और देखें कि चबूतरे पे भी बैठाते हैं, और जब उस चबूतरे पर उनको बैठाला तो पाकिस्तानी मीडिया उसको हाईलाइट करती है। पाकिस्तानी मीडिया हाईलाइट करती है कि ये देश, भारत का ही प्रधानमंत्री ऐसा है जो चीन के प्रधानमंत्री को एक चबूतरे पर बैठा करके बात कर सकता है। तो मेरा एक विषय बड़ा स्पष्ट है कि चीन को से जो भी बात होंगी वो देश के हित को ध्यान में रखते बहुत अच्छा, बहुत और मैं सुंदर। एक बात और कहना चाहता हूं, अंतिम बात जल्दी से 15 सेकंड में। आतंकवाद के ऊपर और पूरे विश्व का सम्मेलन करने का आह्वान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे विश्व को यह ध्यान दिलाए कि आतंकवाद है, चाहे उसका प्रकार कोई भी है, और पूरा विश्व देखकर सभी देश मिलकर के इसके खिलाफ नहीं, वो आतंकवाद पे जो राहुल जी ने बोला, मैं उससे ज्यादा सहमत थी कि बड़ी शक्तियों ने आतंकवाद को अपने अपने हिसाब से बनाया। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश नीति में बदलाव किए हैं। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हमले में पाकिस्तान को चुप रहने को मजबूर करना तो उनके लिए चुनाव के में तुरुप के पत्ते की तरह हो गया था। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में भी उनकी कामयाबी जो मिली थी, उससे देश की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा पुलवामा के बाद सबसे बड़े अनंतनाग में हुआ हमला जो 2 दिन पहले का है, वो भी पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला है। इसके बाद इस हमले से जनता की उम्मीदों को झटका लगा है। गोयल साहब और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि एससीओ में आतंकवाद को घोषणा पत्र में शामिल करवाना एक अहम कदम जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में अनंतनाग जैसे हमले अगर जारी रहते हैं तो आतंकवाद को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठना लाजिमी है। बेबाक बहस में आज इतना ही, फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए दीजिए अंशुमन त्रिपाठी को इजाज़त। मेरे सभी साथियों को धन्यवाद के साथ आज इतना ही।